बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड, चैप्टर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, और आज इसका लेक्चर नंबर 8 एंगुलर मोमेंटम। तो आज इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम और इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें जो है इसका डायमेंशन, यूनिट देखेंगे, इसकी डायरेक्शन देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि इसका जो है किस तरह से इसके जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या रिलेशन है। ठीक है, आपके जो समझ लें कि सिलेबस में है, ठीक है, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसमें यह होता है कि या तो डेफिनेशन आ जाती है एंगुलर मोमेंटम की, या फिर जो है इसमें आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ठीक है, और या फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हम देखेंगे रिलेशन इसके साथ, वो जो है आपका समझ लें कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, तो उसको जो है हमें उसका कॉन्सेप्ट समझने की उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन में हम उसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से हमने देखा था चैप्टर 3 में, हम लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या था हमारे पास। ठीक है, लीनियर मोमेंटम में हमने देखा था कि हम इसको किससे डिनोट कर रहे थे, पी से, और पी होता है हमारे पास इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, ये हमने देखा था लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी जब बॉडी कोई मूव करती है और ट्रांसलेटरी मोशन में होती है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि यह बॉडी, ठीक है, लॉन्गर लाइन मूव कर रही होगी, या तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, एक कर्व पाथ में, ठीक है, बॉडी मूव कर रही होगी। तो अगर बॉडी इस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में होती है, तो उसके अंदर जो समझ लें एक मूव करने की जो एबिलिटी होती है, या उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। इसीलिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, यानी अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो भी लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी लीनियर मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि एक बात आप जहन में रखें कि मोमेंटम हमेशा बॉडी के अंदर जब होता है जब बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो फिर उसके अंदर मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, चाहे बॉडी जितनी भी बड़ी हो, ठीक है, उसके अंदर मोमेंटम जीरो, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूव करना ज़रूरी है। मूव करने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि उसका मास और वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा है तब भी लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब मोमेंटम का अंदाज़ा जो है एक और चीज़ से भी लगाते हैं कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, तो इसका मतलब है उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है। और अगर हम कम फोर्स से उस बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर मोमेंटम कम है। यानी अगर एक बॉल है और बॉल बहुत हाई स्पीड से आ रही है, लेकिन हम उसको अपने हाथों से कैच कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर मोमेंटम कम है। लेकिन अगर कोई बड़ी गाड़ी है, ठीक है, और वो आ रही है स्लो स्पीड से, और हम उसको अपने हाथों से नहीं स्टॉप कर सकते, नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब है कि उस गाड़ी के अंदर मोमेंटम ज़्यादा है। तो मोमेंटम जो है, ठीक है, उसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उसको रोकने के लिए हमें, ठीक है, ज़्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है, या कम फोर्स चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लगाते हैं ये। अब ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम। अब जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, यानी बॉडी एंगुलर मोशन में होती है, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम। यानी बॉडी अगर रोटेटरी मोशन में है, स्पिन कर रही है, या रिवॉल्व कर रही है, या सर्कुलर मोशन में है, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा, ठीक है, वो होगा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं,
कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है ये। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम जो है एक मोमेंटम है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो लीनियर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, मूव कर रही है, तो उसका जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम वो उस बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगा और उस बॉडी की वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ बॉडी जिस सर्कल में मूव कर रही है उस सर्कल का रेडियस क्या है, ठीक है, या उस बॉडी का पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, उस डिस्टेंस पर भी एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसी से इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पर देखें डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका, ठीक है, एक सेकंड डेफिनेशन या सेकंड इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। ठीक है, यानी कि इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर यानी कि बॉडी का, ठीक है, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर होगा। और लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, यानी बॉडी का मास क्या है, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है कि जब हम दो, ठीक है, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रिजल्ट में क्वांटिटी आती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम यानी कि जो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो भी दो वेक्टर्स का लेते हैं। पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है और लीनियर मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। फॉर्मूले को आगे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। लीनियर मोमेंटम हमने देखा ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम देखें, ठीक है, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। यानी कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। ठीक है, बिल्कुल इसके समझ लें कि पैरेलल होगा लीनियर मोमेंटम। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है किसका, लीनियर मोमेंटम का। मास स्केलर क्वांटिटी है, मास को हमने बाहर लिख लिया। यहाँ पे अब क्रॉस प्रोडक्ट किसका बन जाएगा, आर और वी का। यानी कि ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को कि मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी। ठीक है, आर क्रॉस पी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एम इंटू आर क्रॉस वी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब इसका देखिए मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, अगर ए क्रॉस बी होता है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर का ए और बी का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। इस तरह से अगर हम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लेते हैं आर क्रॉस पी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा आर पी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ हमें और पता चल रही है कि एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है और पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड करता है और, ठीक है, थीटा पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, थीटा है हमारे पास एंगल बिटवीन आर एंड पी। ठीक है, आर एंड पी के बिटवीन एंगल जो फॉर्म होता है वो होता है थीटा। ठीक है, यानी कि थीटा के कम या ज़्यादा होने से एंगुलर मोमेंटम भी कम ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसकी भी एंगुलर मोमेंटम की भी एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब जैसे कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन की, ज़ीरो, और किस एंगल पर आती है, ठीक है, ज़ीरो पर, यानी साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, या साइन 180 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप साइन ज़ीरो लें या साइन 180 लें,
तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहाँ पे थीटा 90 लें, यानी एंगल बिटवीन आर एंड पी इज़ 90, तो यहाँ साइन 91 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, तो यहाँ पर फिर आपके पास मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आर पी, यानी साइन 91 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास आर पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आर पी साइन थीटा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ आपने लीनियर मोमेंटम का देखिए मैंने फार्मूला पुट किया है, तो ये बन गया आर एम बी साइन थीटा, यानी इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड को एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला देखिए हम न्यूमेरिकल्स में कब यूज़ करेंगे, जब हमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू ऑफ, ठीक है, आर दी गई होगी कि कितना डिस्टेंस है बॉडी का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, मास कितना है बॉडी का, वेलोसिटी की वैल्यू दी गई होगी, और एंगल होगा हमें, ठीक है, पता एंगल की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो हम जो है उस इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले पुट करके एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा जो होता है हमारे पास एंगल बिटवीन आर एंड पी होता है, या अगर हम वो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं एम इंटू आर क्रॉस वी, ठीक है, तो उसके लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड वी। ठीक है, तो ये हम दोनों तरह से इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, एक इसको एग्जांपल देख लें। यहाँ पे एक बॉडी है, एक बॉल है, ठीक है, बॉल मूव कर रही है इस तरह से, ठीक है, सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, क्या है, ये बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रही है, तो इसका, ठीक है, इसका इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर, ये होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, ये होती है टेंजेंट। मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही है लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम या वेलोसिटी। अब हम देखेंगे थीटा कहाँ पर है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी या आर एंड बी। ठीक है, तो अब मुझे आर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, देखने के लिए कि कितना एंगल है बिटवीन आर एंड बी या आर एंड पी। ठीक है, मैंने इस आर को एक्सटेंड किया, तो अब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये है बिटवीन आर, ठीक है, ये आर की लाइन आ रही है और ये पी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा है ये। ठीक है, इस थीटा पर डिपेंड करेगा एंगुलर मोमेंटम ये। ठीक है, और सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, जब बॉडी को सर्कल में मूव कर रही होती है उसमें आर होता है, ठीक है, वो एक तरह से रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, और वी जो होती है आपकी वेलोसिटी, ये दोनों क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आर और वी परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमारे पास थीटा क्या आ रहा होता है, थीटा 90 आता है, सर्कुलर मोशन के लिए थीटा 90 आ जाता है, और हमारे पास उस तरह से फिर साइन 90 हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से हम इसको देख लिया हमने कि कहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, कहाँ वेलोसिटी है, कहाँ आर है, और थीटा हमारे पास कहाँ बनता है, एंगल बिटवीन आर एंड पी या आर एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने देखा था 4th चैप्टर में कि बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। उस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, उसको हमने राइट हैंड रूल से देखा था कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व कर लें। ठीक है, और मोड़ने के बाद फिर अपना थंब को आप स्ट्रेट कर लें। थंब जो होगा आपको बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की होती है। ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, ये जो आपके पास जिस प्लेन में, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है या रोटेट कर रही है उस प्लेन के, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि एंगुलर मोमेंटम जो है जिस प्लेन में आर और वी होते हैं या आर और पी होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एंगुलर मोमेंटम। तो हम ये भी कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी या आर एंड बी। ठीक है, इस तरह से भी हम एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, डायरेक्शन बता सकते हैं। तब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर किस तरह से हम देख रहे हैं, ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारे पर एक टॉप है, ये इस तरह से, ठीक है, रोटेट कर रहा है, ये इसकी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। अगर आप राइट हैंड को इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपनी उंगलियों को मोड़ लेंगे और थंब को स्ट्रेट करेंगे, थंब आपका इस डायरेक्शन में जाएगा।
तो ये डायरेक्शन जो है, जो कि अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की, और यही डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की। यानी जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होता है यहाँ पर। ठीक है, हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन में, ठीक है, आर एंड पी होते हैं, ये जिस प्लेन पर बॉडी रोटेट कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंड यूजिंग द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ बोथ angular velocity and angular momentum is defined as the direction in which thumb of your right hand points when you curl your fingers in the direction of rotation। ठीक है, थंब बताएगा आपको कि क्या डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, अगर आप राइट हैंड से, ठीक है, देखेंगे राइट हैंड को, आप क्या करेंगे, ठीक है, अपनी उंगलियों को मोड़ लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इस तरह से अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ये एक व्हील है ये, ठीक है, ये व्हील जो है जब ये मूव कर रहा है तो ये इस तरह से भी, ठीक है, मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये इस सर्कल में ये मूव कर रही है। ठीक है, ये इसका सर्कल है ये। अब जैसे कि अर्थ होती है ना, तो अर्थ एक तो घूमती है अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही होती है, और एक जो है वो अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही होती है। तो अपने एक्सिस के अराउंड जो मूव कर रही होती है उसके लिहाज से जो उसका मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और एक जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है, वो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखें कि अगर आप देखेंगे कि ये जो बॉडी है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रही है, इसका जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, तो हम इसकी, ठीक है, देखेंगे कि इसकी रोटेशन किस तरह से। ठीक है, तो अगर इसकी रोटेशन इस तरह से है, ये इस तरह से व्हील मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड को उसी तरह से मोड़ लें। थंब को देखें, थंब कहाँ जाएगा, थंब इधर जाएगा, यानी थंब इस तरह से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका इस तरह से, ठीक है, ये व्हील है, ठीक है, और ये आपका इस तरह से, ठीक है, ये है, तो इसमें जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, इस तरह से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर। यानी अगर व्हील इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये एंगुलर मोमेंटम इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, होगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, डायरेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस तरह से यहाँ पे होगा कि ये इस तरह से व्हील मूव कर रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस तरह से इसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, दूसरा जो ये व्हील है, अब पूरा व्हील अगर आप कंसिडर करें, ठीक है, इसका एक कोई पार्टिकल नहीं, ठीक है, पूरा अगर आप व्हील कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा व्हील इस सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, इस सर्कल के अराउंड, ठीक है, अब इस सर्कल के अराउंड अगर आप राइट हैंड को अपना मोड़ लें तो आपका थंब कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इस व्हील का, उसकी डायरेक्शन होगी इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, यानी अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब आप राइट हैंड देख लें किस तरह से है कि यहाँ पर बॉडी अगर, ठीक है, इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और हमने अपने राइट हैंड को इस तरह से रखा है, अपनी उंगलियों को मोड़ लिया, थंब देखें किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड, तो ये अपवर्ड हो गई एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। ठीक है, और अगर बॉडी इस तरह मूव कर रही है क्लॉकवाइज, ठीक है, और अपने राइट हैंड की उंगलियों को इस तरह आपने कर्ल कर लिया, तो ये थंब डाउनवर्ड जा रहा है, ये हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड रख के देख सकते हैं कि, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमने देखा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अब हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक फार्मूला हमने देखा, ठीक है, mvr sin थीटा, यानी पे अब मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा मास का, वेलोसिटी का, आर का, और थीटा गिवन होगा, वहाँ पर आप mvr sin थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। और जहाँ पर आपको, ठीक है, ये mvr, ठीक है, यानी कि r है, p है या v है, ये जो वेक्टर्स हैं ये आपको अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हुए,
यानी आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, तो फिर आप किस तरह से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। अब आर देखें, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का भी हम फॉर्मूला देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। यानी पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट है ये, ठीक है। यानी पोजीशन वेक्टर जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस तरह से होता है, जैसे कि 3i प्लस 2j माइनस 5k, इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं ये, ठीक है। इस तरह से लीनियर मोमेंटम को भी जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, pxi प्लस pyj प्लस pzk, और ये इसका क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट है px, पी वाई इसका वाई कंपोनेंट है और पी जेड इसका जेड कंपोनेंट है। और यहाँ पे भी क्या होंगे, ठीक है, जब आपको न्यूमेरिकल होगा तो यहाँ पे नंबर्स गिवन होंगे पी एक्स और पी वाई और पी जेड की जगह, ठीक है। यानी कि ये हो गई आई जे के फॉर्म, यानी कि वेक्टर फॉर्म। और वेलोसिटी भी जब वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी तो इसी तरह से होगी आई जे के फॉर्म में, और ये होगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ठीक है। और यहाँ पे भी नंबर होंगे जैसे कि 3i प्लस 2j, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी क्या है आपके पास वेक्टर फॉर्म में है, आई जे के फॉर्म में। तो अब अगर इस तरह से r और p और v आपको गिवन है तो आप एंगुलर मोमेंटम फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का पहला फॉर्मूला क्या था, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखें, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और वो दो वेक्टर, ठीक है, किस फॉर्म में हो, वेक्टर फॉर्म में हो, यानी आई जे के फॉर्म में हो, तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से यानी इस डिटरमिनेंट से हम बना के निकालते हैं। ये भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, जहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया था। तो जब आपको दो वेक्टर दिए होते हैं ए बी, और वो किस तरह से होते हैं, 3i प्लस 2j माइनस 5 के इस फॉर्म में ऐसे दिए होते हैं, तो आप जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी का, तो आप डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आई जे के यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और यहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, और फिर यहाँ पर आप जो है थर्ड रो जो होती है उसमें आप सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड हमने देखा था, ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे एंगुलर मोमेंटम के, हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे, देखेंगे कि इसको इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारा क्या डिटर्मिनेंट बनेगा कि सबसे पहले हमने लिखना है यूनिट वेक्टर आई जे के, फिर हमें लिखना है आर, ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने। और फिर क्या है, पी है, तो यहाँ पे हम पी के कंपोनेंट्स लिखेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को देखें, जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक वेक्टर आता है, यानी आई जे के फॉर्म में कोई वेक्टर आएगा, वो वेक्टर होगा एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। और अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप उसी अंडर रूट के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ए का आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट है, अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप इसका भी एल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अंडर रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए हम कोई एंगल कैलकुलेट नहीं करते हैं, बस हम बता देते हैं कि ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, ये था मास इनटू, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड वी। इस तरह से जब आपको आर और वी का वेक्टर दिया हो और बॉडी का मास दिया हो तो फिर आप कैसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मास तो आपको बाहर रखना है, मास स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मास कोई नंबर होगा, अगर फर्ज करें मास दिया 0.5 तो आपने यहाँ पे 0.5 लिखना होगा, और आर और वी का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है। तो आप पहली रो में लिखेंगे आई जे के, सेकेंड रो में लिखेंगे आप आर के कंपोनेंट्स एक्स वाई जी, और वी के कंपोनेंट्स लिखेंगे आप थर्ड रो में वी एक्स वी वाई वी जेड। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा, जो वेक्टर आएगा, उसको फिर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर आ जाएगा। और फिर जो भी आंसर आएगा उससे हमें, ठीक है, मालूम हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है
और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं उसके आंसर से हमें पता चल जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है एंगुलर मोमेंटम का और इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से देखिए हम इसको, ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए समझ लें कि मैं आपको बता रही हूँ किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखें डायमेंशन क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, क्योंकि आप देखें कि आपके पास डायमेंशन है फर्स्ट चैप्टर में और आपके पास जो है सिलेबस में भी इंक्लूडेड है आपके इस दफ़ा। तो यहाँ पर आपको जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आपकी पूरी बुक में, ठीक है, उनमें से किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन आपसे पूछी जा सकती है। तो एंगुलर मोमेंटम की भी डायमेंशन आपसे पूछी जा सकती है। अब डायमेंशन का मेथड हम पढ़ चुके हैं, उसी मेथड से हम इसको देखें फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे पहले एंगुलर मोमेंटम का mv/r sin थीटा, ठीक है। हमें पता है साइन थीटा होता है डायमेंशन लेस, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे। अब हमें मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, डायमेंशन। यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ पे हम मास, ठीक है, इसकी डायमेंशन लेंगे, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। बी की डायमेंशन लेंगे, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। आर की डायमेंशन लेंगे, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है डायमेंशन ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन जब लिख देंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी जब डायमेंशन लिखते हैं तो वहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखते हैं। तो मास की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन, ठीक है, LT-1 और R, ठीक है, जो कि रेडियस है या पोजीशन वेक्टर है जो को हम मीटर में मेजर करते हैं, इसकी डायमेंशन में क्या होगी, ठीक है, लेंथ होगी या कैपिटल L होगी, ठीक है। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमने L को L से मल्टीप्लाई किया, L स्क्वायर, तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आई मास यानी ml स्क्वायर T-1, यानी एंगुलर मोमेंटम में कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है, हैं, मास है और आपके पास लेंथ है और आपके पास टाइम है, ठीक है। ये तीनों बेसिक क्वांटिटीज़ यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर मौजूद हैं एंगुलर मोमेंटम में। ये डायमेंशन आ गई इसकी mlt स्क्वायर T-1। अब हम देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, इसको भी हम फॉर्मूले से देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, mv/r sin थीटा, ठीक है। देखिए मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, और आर का या रेडियस का, ठीक है, यूनिट होगा, ठीक है, मीटर, ठीक है। ये डायमेंशन लेस है यानी यूनिट लेस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया है किससे, सेकंड से, ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ठीक है। यहाँ देखें वो मैंने इसको कॉपी किया किलोग्राम मीटर पर सेकंड मीटर, इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखें सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फिर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही चीज़, ठीक है, लेफ्ट होगी, बाकी वही बचेगा। तो यहाँ पे अब देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद मैं क्या करूँगी, ये इस s को इस s से मल्टीप्लाई करूँगी। जो डिनोमिनेटर में s है इसको s से मल्टीप्लाई किया, ये s स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ गया m, और ये आपका न्यूमरेटर में ये आ गया s, ठीक है। अब ये देखें किसका आपका यूनिट बन रहा है, ठीक है, किलोग्राम। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन का। ये हो गया मास का यूनिट और ये हो गया एक्सेलरेशन का। तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन फोर्स, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इसका मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, न्यूटन के इक्वल होगा। हम इसकी जगह लिख देंगे न्यूटन, ये मैंने लिख दिया न्यूटन, ठीक है। बाकी के बच्चे का मीटर और सेकंड, ठीक है, न्यूटन मीटर सेकंड। अब न्यूटन और मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जूल आता है, ठीक है। जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का होता है, और वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, ठीक है। यानी फोर्स के यूनिट को डिस्प्लेसमेंट के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क का यूनिट आएगा यानी जूल आएगा। यानी न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई करने के बाद जूल आएगा, ये जूल हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये जूल सेकंड बन रहा है हमारे पास यूनिट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल सेकंड, ठीक है। तो जहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम का यूनिट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आप इसको जूल सेकंड ही, ठीक है, बताएंगे।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम पर। ठीक है, ये हम इसको देख लेते हैं। और ये चीज़ जो है समझ लें कि आपको लिखनी नहीं है। जब आपको डेफिनेशन आएगी एंगुलर मोमेंटम में, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी होती है। लेकिन हम इसको क्यों समझ रहे हैं कि यहाँ पर इसमें जो हम अभी इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम इसको समझ लें, इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 3 चीज़ें जो आती हैं एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में, ये वो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे अभी देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, mv/r sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और सर्कुलर मोशन में हमने कहा कि एंगल होता है बिटवीन r एंड v या r एंड p 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया sin 90 होता है 1। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया हमारे पास फॉर सर्कुलर मोशन mv/r। ठीक है, यानी अगर आपको बता दिया गया कि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, किसी न्यूमेरिकल में, तो फिर वो आपको एंगल नहीं बताएंगे। तो एंगल अंडरस्टूड होगा वहाँ पर कि थीटा इज़ 90 डिग्री। ठीक है, और आप 90 डिग्री पुट कर देंगे, या आप एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे mv/r। ठीक है, ये मैक्सिमम भी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है mv/r। ठीक है, अब हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था चैप्टर 4 में। ठीक है, कि v जो लीनियर वेलोसिटी होती है और ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। व्हेन r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो v और ओमेगा का रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये देखें क्या बन जाएगा, ये मास, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा और ये r। ठीक है, और r मल्टीप्लाई करके ये बन गया r स्क्वायर। तो ये बन गया m r² ओमेगा। यानी एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला आया है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m r² ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखिए कि जो L इज इक्वल टू mr² ओमेगा है, इसमें जो ये क्वांटिटी है, ठीक है, mr², इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, I से, कैपिटल I से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम का अब एक नया फॉर्मूला हमारे पास सामने आ रहा है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। यानी एंगुलर मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, I ओमेगा, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी रोटेट कर रही है या सर्कुलर मोशन में है, उसके अंदर जो इनर्शिया होगा वो होगा रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, अब देखें कि हमने जो है इनर्शिया पहले देखें कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, आपने मैट्रिक में पढ़ा, आपने, ठीक है, इसमें पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो चैप्टर 3 में तो आपने इनर्शिया पढ़ा है। तो व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया होती है किसी बॉडी की, ठीक है, प्रॉपर्टी जिससे वो रेजिस्ट करती है, मोशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट में है, ठीक है, और आप उसको मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो हम कहते हैं इसके अंदर क्या है, इनर्शिया है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और हम उस बॉडी को स्टॉप करना चाहते हैं, तो ठीक है, तो वो बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो हम कहते हैं इस बॉडी के अंदर क्या है, इनर्शिया। ये ठीक है, उसकी एग्जांपल हमने देखी थी, ठीक है, बस की, कि अगर बस में, ठीक है, अगर आप बैठे हैं और बस जो है, ठीक है, फिर वो स्टार्ट होके चलना शुरू होती है, तो बॉडी जो होती है पर्सन की, वो पीछे की तरफ जाती है। यानी वो चाहती है, वो रेजिस्ट करती है, इसके अंदर इनर्शिया होता है, वो चाहती है उसी कंडीशन में रहे, रेस्ट की कंडीशन में। या अगर बस मूव कर रही है और बस जो है जब स्टॉप होती है, ब्रेक लगता है, रुकती है, तो फिर बॉडी जो है पर्सन की कहाँ जाती है, आगे की तरफ जाती है। यानी बॉडी चाहती है कि वो मूव ही करती रहे, ठीक है, वो मोशन में रहे। ये होता है इसके अंदर इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया जो है, जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ठीक है, लीनियर मोशन होती है, उसमें इनर्शिया डिपेंड करता है किस पर, मास पर। हम कहते हैं मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगी।
ठीक है, अपनी मोशन को या रेस्ट की कंडीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्ट करेगी। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मास कम होगा तो उसके अंदर ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, ये इनर्शिया कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन में मास आपको बताता है कि इनर्शिया कम है या ज़्यादा है, बॉडी ज़्यादा रेजिस्ट करेगी या कम रेजिस्ट करेगी। इसी तरह एंगुलर मोशन में, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जो है आपको बताता है कि बॉडी के अंदर कितना इनर्शिया है, बॉडी ज़्यादा रेजिस्ट करेगी या बॉडी कम रेजिस्ट करेगी। तो अगर आई की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो बॉडी जो है उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। ठीक है, एंगुलर मोशन में, और बॉडी वो ज़्यादा रेजिस्ट करती है। ठीक है, ठीक है, और अगर आई कम है, आई की वैल्यू कम है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो फिर उस बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, वो कम रेजिस्ट करती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से क्या होता है, यानी अगर एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, और उसके अंदर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर आप उसकी वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्ज करें कम है, तो आप उसको कम फोर्स अप्लाई करके, कम टॉर्क अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो फिर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है, इफेक्ट होता है किसमें, ठीक है, एंगुलर मोशन में। तो अब रोटेशनल इनर्शिया को हम देख लेते हैं। रोटेशनल इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी of any object which can be rotated. It is a scalar value which tells us how difficult it is to change the rotational velocity of the object around a given rotational axis. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया हमें बताता है कि कितना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा रोटेशनल वेलोसिटी को या एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो हमारे लिए ये, ठीक है, कम डिफ़िकल्ट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो हमारे लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, चेंज करना रोटेशनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमें बताता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा ये कि रोटेशनल इनर्शिया प्लेज अ सिमिलर रोल इन रोटेशनल मैकेनिक्स यानी कि एंगुलर मोशन टू मास इन लीनियर मैकेनिक्स यानी लीनियर मोशन में। यानी कि जो रोल लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन में मास प्ले कर रहा होता है, वही रोल, ठीक है, रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, तो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास and also depends on the distribution of that mass relative to the axis of rotation. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास पर भी डिपेंड करता है और मास किस तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर है या मास करीब है। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इसी से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, हमने दो तरह की मोशन हमने देखा जो कि एक लीनियर मोशन होती है, एक एंगुलर मोशन होती है। लीनियर मोशन में अगर हम लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, तो हम इस तरह से लिखते हैं F=ma। ठीक है, लेकिन एंगुलर मोशन के लिए समझ लें कि सेकंड लॉ होगा, तो वो क्या होगा, F को किससे रिप्लेस कर देंगे, टॉर्क से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि टॉर्क जो है वो बॉडी को रोटेट करवा रहा होता है। ठीक है, मास जो है उसको रिप्लेस करेंगे हम आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, क्योंकि लीनियर मोशन में जो मास रोल प्ले करता है, एंगुलर मोशन में वो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे आई आ जाएगा। फिर ये लीनियर एक्सेलरेशन है लीनियर मोशन में, तो एंगुलर मोशन में आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, ठीक है, आई इंटू अल्फा। इस तरह से लीनियर मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर मोशन में होगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मास की जगह देखें क्या आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह आ गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया आई ओमेगा। जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास लीनियर मोशन में हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी एंगुलर मोशन में हाफ
मास की जगह देखें आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की आ रहा है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि एंगुलर मोशन में आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूले से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन में, ठीक है, लीनियर मोशन के फॉर्मूले को एंगुलर मोशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा है कि किस तरह से मास जो है रिप्लेस हो रहा है किससे, आई से या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किस तरह हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ मास मूव्स फर्दर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट बिकम्स इंक्रीजिंगली मोर डिफिकल्ट टू चेंज द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर मास जो है, ठीक है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारे लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसके अंदर इसका मतलब उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है, और फिर इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो रोटेशनल या एंगुलर वेलोसिटी है उसको चेंज करना क्या होगा, मोर डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अब इससे हम देख लेते हैं, ये जो फॉर्मूला हमारा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम इज़ द मास और आर इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ मास, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस ऑफ मास, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आर ज़्यादा है तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, आर कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अब यह देखें, हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, इसका मास एम है। अब ये इस सर्कल में मूव कर रही है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो है आर। ये सर्कल स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे आर भी स्मॉल है। ठीक है, अब ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आई होगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो स्मॉल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर जो है स्मॉल है। ठीक है, यानी अगर जो है मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज है, उसके करीब है, ठीक है, तो आर स्मॉल होगा, और आर स्मॉल होगा तो आई स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आप इसको इजीली इसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया इजी। यहाँ पे देखें वही मास है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है सर्कल में। यहाँ पर सर्कल बड़ा है और इसका रेडियस बड़ा है। ठीक है, यानी इस मास का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, मास जो है वो क्या हो गया, ठीक है, अवे हो गया, ठीक है, फार्दर हो गया फ्रॉम द, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अब ये जो बॉडी मूव कर रही है इसकी वेलोसिटी को चेंज करना हमारे लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, अब डिफ़िकल्ट देखें इस तरह भी होगा, क्योंकि देखें इसमें एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एम वी आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रही है उसका एम वी आर या एंगुलर मोमेंटम कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉडी मूव कर रही है, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो यहाँ पर आर ज़्यादा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए या इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है ये। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक चीज़ हमें ये पता चली कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको इसकी वेलोसिटी चेंज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, या हमें ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए।
ठीक है। उसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है, इससे हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल है एंगुलर मोशन में। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में एक बात आपको और बता दें, और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी मूव करना शुरू करती है, यानी इसने स्टार्ट कर दिया मूव करना, यानी वो सर्कुलर मोशन में, ठीक है, आ गई है। ठीक है, उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी टॉर्क इज ज़ीरो, एक्सटर्नल टॉर्क इज ज़ीरो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, उसका एंगुलर मोमेंटम फिर चेंज नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रही हूँ इस एग्जांपल को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की समझने के लिए, कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस वक्त एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम या एक फाइनल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L1 और L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, L1 इज इक्वल टू L2 होगा। ठीक है, अब L पता है हमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो L1 होगा I1 ओमेगा 1 और L2 होगा I2 ओमेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक बॉय खड़ा है और ये एक, ठीक है, ये रिवॉल्विंग समझ लें टेबल है, ये इस पे ये खड़ा है और ये रोटेट करना शुरू करता है। ठीक है, घूमना शुरू करता है, इस तरह से, ये देखें ये मोशन है इसकी, इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसके हाथ में वेट है ये। ठीक है, समझ लें ये 2 किलोग्राम की समझ लें वेट है ये। ठीक है, अब इसने क्या किया, ठीक है, ये मूव करना शुरू करता है, इसकी क्या होगी, एक एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो होगी ओमेगा 1। ये जो इसकी समझ लें पहला समझ लें इसका केस है ये, कि इस तरह से अपने हाथों को इसने स्ट्रेच किया हुआ है और इसने मास इसके जो है इस तरह से दूर हैं इसकी बॉडी से, और ये मूव कर रहा है सर्कल में। इस वक्त इसकी जो एक एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा 1। इस वक्त इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। ठीक है, वो क्या होगा, इस पूरा बॉय का और ये जो मास है, ये जो इसके हाथ में, इनका पूरा मिला के इसका जो मास है, वो मास हम इसको ले लें, और इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, फ्रॉम द, ठीक है, इसका सेंटर, यानी सेंटर से कितना है, ठीक है, यानी कि ये जो मास है, ठीक है, इनका जो है इसकी बॉडी, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है पूरा, आप ये समझ लें कि इसके यहाँ से पास हो रहा होगा पूरा सीधा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिसका डिस्टेंस है वो r है, ये इस वक्त r ज़्यादा है। ठीक है, r ज़्यादा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ज़्यादा है। I1 को ओमेगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब यानी यहाँ पे एक बॉय है जिसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक एंगुलर वेलोसिटी है, ये घूम रहा है। अब अगर इसी घूमने के दौरान ये अपने हाथ इस तरह कर लेता है अपना क्लोज टू द बॉडी, यानी ये जो वेट है ये इसके क्या आ गए, ठीक है, इसके बॉडी के करीब आ गए, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि R क्या हो गया, अब इसमें स्मॉल हो गया ये। ठीक है, पहले R समझ लें यहाँ से यहाँ तक ये था R, अब क्या हो गया, वेट इसके करीब आ गए, अब समझ लें ये R जो है इतना सा हो गया ये। अब R कम होने से यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, R कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से घूम रहा है ये और कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, घूमने के दौरान इसने जब ये किया कि इसने अपने क्लोज कर लिए अपने हाथ अपनी बॉडी के, तो इसमें R रिड्यूस हो गया, R से कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं I2 से। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से देखें क्या होगा, हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, यानी अगर बॉडी मूव कर रहा है और यहाँ पे इसका कोई एंगुलर मोमेंटम है तो इस केस में भी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कम या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम अगर उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसमें से एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है
ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर ये बॉय अपना हाथ जो इस तरह से रखेगा तो इसकी स्पीड जो है रोटेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये फास्ट जो है इस तरह से घूमेगा। और अगर इस तरह से हाथ रखेगा तो फिर इसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है यानी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, स्लो होगी, और इस केस में क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि सपोज अगर ये जो पहला केस है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो केस है आई ओमेगा ये वाला, इसमें हम ये कहते हैं कि इस बॉय का जो एंगुलर मोमेंटम है सपोज कितना है, L1 जो है हमारा कितना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 20 है, ठीक है, 20 जूल सेकेंड। ठीक है, और I1 कितना है हमारा, ठीक है, I1 जो है हम सपोज कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 10 है ये। ठीक है, और ओमेगा कितना है, ठीक है, ओमेगा 1 जो है हमारे पास कितना है, 2 है ये। ठीक है, यानी पहला जो केस है इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कर लेते हैं 10 है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी 2 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम 20 आ रहा है ये। ठीक है, अब जब इसने अपने हाथ क्लोज किए हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, अब हाथ क्लोज करने से क्या हो रहा है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो है अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अब ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम आ गया हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम हो गया L2, तो एंगुलर मोमेंटम L2 भी कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, हम सपोज कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 5, क्योंकि इसने अपने हाथ क्या किए, क्लोज कर लिए। ठीक है, यहाँ पे अपने हैंड्स क्लोज कर लिए और कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 5 हो गया है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम 20, L2 को 20 होना है, तो क्या होगा, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये L2 आपका 20 आ जाए। ठीक है, I2 आपके पास कितना है, I2 आपके पास 5 है। ठीक है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ओमेगा 2 हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कम होने से क्या हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए कि एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहना है, उसको चेंज नहीं होना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए कम किया जाता है, ठीक है, ताकि एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन रोल होता है कि अगर हमें ड्यूरिंग मोशन एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को चेंज करके, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कम कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ज़्यादा कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास बुक में एग्जांपल है आइस स्केटर की। ठीक है, कि अगर आइस स्केटिंग वाला इस तरह से, ठीक है, रोटेट कर रहा है तो वहाँ पर भी इसी तरह से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम होगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से कोई अगर एक्रोबेट है और वो भी, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी अपनी वेलोसिटी को इस तरह से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करके अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। फिर आपके देखें कि बुक में ये एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं कि एक पर्सन, एक डाइवर है, वो इस तरह डाइव कर रही है। ठीक है, इसमें दो तरह की मोशन है, एक तो इसकी ट्रांसलेटरी मोशन है जो कि इस तरह से पैराबोलिक पाथ में है, ये इस तरह से नीचे आ रहा है ये। ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है ये। दूसरी क्या है, इसकी एक रोटेटरी मोशन है। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से जब ये आता है तो फिर ये अपनी बॉडी को ये रोटेट करता है, ये ड्यूरिंग मोशन ये रोटेट कर रहा है, और फिर यहाँ पे आके ये इस तरह से जाके गिरता है पानी में। अब यहाँ पे ये देखें कि ये ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है, और उससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जब ये अपने हाथ इस तरह से करता है स्ट्रेच, ठीक है, अपने हैंड्स और अपने फीट, ठीक है, हैंड्स को और ये लेग्स को इस तरह से स्ट्रेच करता है, इस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या हो गया, ठीक है, आपका बढ़ गया ये, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे ये अपने लेग्स को और हैंड्स को अपनी बॉडी से क्लोज करेगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो रोटेशनल स्पीड होगी ये इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम कर रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, ठीक है, एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ इसने लेग्स को बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ, ठीक है, क्लोज कर लिया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है, ठीक है, बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ गया मास, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिक्रीज़ हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ डिक्रीज़ हो गया, तो इसकी, ठीक है, जो घूमने की वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसने जितना अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई और दूसरी फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा और इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ किया, स्पीड इसकी कम होगी, और इसने देखें हाथों को और लेग्स को खोला अपना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इंक्रीज़ कर रहा है ये, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पर और बिल्कुल स्ट्रेच कर लिया इसने लेग्स को और हैंड्स को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बहुत, ठीक है, आपका बढ़ गया, अवे हो गया फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी कि सेंटर से, बॉडी के सेंटर से लेके इसका जो लेग्स तक का डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई पर्सन, ठीक है, मोशन के दौरान, एंगुलर मोशन के दौरान अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज करता है, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, और उससे फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए ही वो क्या करता है, अपना, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी आपकी बुक में डाइवर की, इसको हमने देख लिया किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करने से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज करने से, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, एंगुलर स्पीड को, ठीक है, चेंज किया जा सकता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है, और इसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि नो एक्सटर्नल टॉर्क इज़ अप्लाई, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है मैंने जो टॉपिक आपको समझाए होंगे वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो दो रिमेनिंग टॉपिक हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।